नमस्कार साथियों। देखिए, हमने लास्ट क्लास जो था वो पारिस्थितिकी तंत्र एवं मृदा संरक्षण के आधार पर हमने जो क्लास दिया था उसमें 31 क्वेश्चंस हमारे डिस्कस हुए थे। आज हम जो डिस्कशन का सेगमेंट लेंगे वो 31 से आगे हमारा सेगमेंट रहेगा। तो आज हम लोग बड़े सीरियस कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को देखेंगे कि हमें प्रश्न को कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन 32 है, डॉल्फिन किस वर्ग का प्राणी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है डॉल्फिन किस वर्ग का प्राणी है। तो डॉल्फिन के बारे में पूछा है तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि डॉल्फिन है क्या। देखिए, आपने सुना होगा कि जितने भी जल में रहने वाले जीव जो होते हैं उनको हम मछली या फिश कहते हैं। बट यहाँ कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं लेकिन वो वास्तव में मछली नहीं होते। डॉल्फिन उसमें से एक है। जैसे डॉल्फिन के बारे में बात करेगा तो डॉल्फिन क्या है, तो सबसे पहले है कि डॉल्फिन जो होता है वो डायरेक्ट बर्थ टू चाइल्ड मतलब बच्चों को जन्म देती है। तो डॉल्फिन जो है ये एक स्तनधारी या मैमल होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे मनुष्य भी स्तनधारी मैमल है, हम लोग जितने भी हैं वो स्तनधारी हैं, गाय बैल भैंस ये सब हैं स्तनधारी हैं। तो डॉल्फिन के बारे में बात करेगा। अब देखिए, यहाँ जो प्रश्न आ सकता है वो क्या आ सकता है घुमा के। एक तो प्रश्न पूछा का कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, प्रश्न आएगा कि भारत का जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा की डॉल्फिन, गंगा में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है, तो गंगेटिक डॉल्फिन को हम लोग जो हैं वो राष्ट्रीय जलीय जीव के नाम से हम लोग कॉल करेंगे, या ध्यान रखना है। तो गंगा की डॉल्फिन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ बता देगा कि गंगा की जो डॉल्फिन है वो राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है ना, जिसको हम लोग देसी भाषा में जो है वो सूस भी कहते हैं, इसको देसी भाषा में सूस कहते हैं। अत्यधिक सीधा जानवर है ये। तो ध्यान रखना है हमें, इसका जो प्रश्न का आंसर होगा वो स्तन एवं मैमल के बारे में जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मानव सदृश। मानव सदृश का मतलब होता है मनुष्य की तरह लगने वाला, मनुष्य की तरह लगने वाला लघुत्तम कप। कप का मतलब होता है कि मानव जो था, मानव से पहले जो था वो एप थे। जैसे आपने सुना होगा, जैसे हम लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो आपने कई जगह चौपाई सुनी होंगी, हे कपे। कपे का मतलब यहाँ बानर से है। तो मानव जो था वो किसके नजदीक था, तो मानव सदृश कप कौन है ये ध्यान रखना है। तो मानव सदृश कप जो है, यहां से मानव जैसा लघुत्तम पूछा है। लघुत्तम का मतलब छोटे से छोटा। तो देखिए सभी कपे हैं, अगर बात करेंगे बनमानस भी कप है, गोरिल्ला भी है, चिंपैंजी भी है, गिब्बन भी है, सब कपी के नाम हैं। एप बोलते हैं इसको इंग्लिश में हम लोग। एप माने जो है वो कप होता है, ये ध्यान रखना है। एप जो है इसका इंग्लिश है और कप जो है हिंदी। अब पूछा है मानव सदृश सबसे छोटा, तो इसका आंसर जो होगा वो गिब्बन पाया जाएगा। गिब्बन जो है इंडिया में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो मानव सदृश लघुत्तम कप क्या है, तो गिब्बन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। कीट का मतलब यहाँ इंसेक्ट से है, और जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं इस पृथ्वी पर, ये इंसेक्ट्स जो हैं ये सभी एक संघ आता है, फाइलम आता है, इसका नाम है आर्थ्रोपोडा। जो इस पृथ्वी पर कीटों का जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, ये जंतुओं का सबसे बड़ा फाइलम है, ये ध्यान रखना है। आर्थ्रोपोडा फाइलम है, कीट नहीं है। तो देखिए, कीटों के 3 लक्षण होते हैं। 3 जोड़ी टांगे होनी चाहिए, शरीर ज्वाइंटेड होना चाहिए, और संयुक्त नेत्र होने चाहिए, कंपाउंड आई होनी चाहिए। अब सभी जो दिए हुए हैं वो कीट हैं, लेकिन इनमें से 3 जोड़ी टांगे से ज्यादा टांगे होती हैं, तो ध्यान रखना है यहाँ पर लेग्स। तो मकड़ी जो है वो कीट वर्ग में शामिल नहीं होता। इस तरीके का प्रश्न आए तो पेपर में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, या ध्यान रखना है तितली, मच्छर, तिलचट्टा या मकड़ी। तिलचट्टा जो है वो हम लोग कॉकरोच को कह देते हैं, ध्यान रखना है। हिंदी में दिया है तितली बटरफ्लाई है, मच्छर मॉस्किटो है। तो आंसर जो होगा वो इसका क्या जाएगा, मकड़ी जाएगा, क्योंकि मकड़ी जो होता है इसकी 3 से अधिक जोड़ी टांगे होती हैं, ध्यान रखना है। तो 3 जोड़ी लक्षण जो है वो कीट का है, तो इससे अगला आंसर होगा। तो नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, अगला देखेंगे। मरुभूमि। मरुभूमि का मतलब यहां जो है वो किससे है, तो रेगिस्तान से है। मरुभूमि का मतलब जो होता है वो रेगिस्तान से होता है, और रेगिस्तान की भूमि को हम लोग डेजर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेजर्ट कहते हैं। और डेजर्ट में जो उगने वाले पौधे जो होते हैं उनको हम जीरोफाइट कहते हैं। जीरोफाइट का मतलब होता है, ऐसे मान लीजिए समझने के लिए, बुक्स तो नहीं कहेगी आपसे, कि जीरो का मतलब जहाँ पानी नगण्य हो, पानी की कमी हो, क्राइसिस हो, तो ऐसे पौधे जो होते हैं वो अपनी पत्तियों को कांटों में कन्वर्टेड कर लेते हैं। तो ज़्यादा पानी का बाष्पोत्सर्जन न हो, उन्हें जिंदा रहना है, तो वो अपनी पत्तियों को कांटों में कन्वर्ट करने के बाद इनके तने जो होते हैं वो मांसल हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मांसल होगा। और इस टाइप के, जैसे आपने नागफनी, ओपनसिया का नाम सुना होगा, नागफनी एक पॉपुलर प्लांट है, जीरोफिटिक है। कैक्टस टाइप के पौधे सुने होंगे जिनमें कांटे होते हैं। तो ये अपना जो मांसल तना होता है, इस तरीके का जो तना होता है, इसी तने से फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये ध्यान रखना है।
तो मरुभूमि का मतलब यहां होगा रेगिस्तानी भूमि या जीरोफाइटिक लैंड, जहां पर क्या होगा आंसर मासल होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डिफरेंट जो इंडिया में पेपर होते हैं वनडे एग्जाम, वहां भी क्वेश्चन पूछा गया है कि टमाटर हरे से लाल हो जाता है, तो लाल होने का कारण क्या है? तो लाइकोपिन, एक पिगमेंट होता है लाइकोपिन। तो टमाटर लाल क्यों होता है? तो लाइकोपिन के कारण। अगला देखिए, नेक्स्ट है पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? देखिए पीला रंग, तो देखिए पपीते में एक तो बहुत महत्वपूर्ण जो है एक कंपाउंड है जिसको पेपेन कहते हैं। पेपेन जो होता है सुना होगा आपने, जैसे लोगों को अपना यदि कॉन्स्टिपेशन सही करना हो, पेट सही करना हो, तो पेपेन इसका मेन कंपाउंड है। लेकिन पीले रंग का कारण क्या है? तो आंसर जो होगा वो कैरेकाजेंथिन जाएगा। तो ये आंसर हमारा सही होगा। पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? कैरेकाजेंथिन। यहां देखिए टमाटर में लाइकोपिन। कैरोटीन जो है ये गाजर में होता है। कैरोटीन किस में होता है? गाजर में। ये ध्यान रखना है कैरोटीन। और कैरोटीन जो है ये विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत होता है, ये ध्यान रखना है। वैसे तो फल विटामिन ए के स्रोत होते हैं, आपने सुना होगा जो लोग गाजर खाते हैं तो गाजर का जो बीच वाला भाग होता है, ये जो भाग होता है जो थोड़ा सा इसी कैरोटीन, इसको हम लोग कैरोटीन कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये कैरोटीन है। तो यहाँ जो आंसर होगा पपीते में पीले रंग का तो कैरेकाजेंथिन, ये ध्यान रखना है। और पपीते में पाए जाने वाला मेन कंपाउंड पूछा तो पपेन, ये ध्यान रखना। पपेन का मतलब पपाया, पपीता से बना है। अगला है खमीर। खमीर का मतलब सुन लीजिए, खमीर जो पूछा जाए अगर प्रश्न, तो खमीर का मतलब यहाँ ईस्ट होगा। ईस्ट को हम लोग वैसे तो यहाँ फफूंदी उसके नाम से भी जानते हैं। खमीर जो है खाद्य पदार्थों में अधिक यूज किया जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ये क्या है, तो खमीर कौन है, किसका उदाहरण है? तो जितने भी कवक हैं हमारे फंगस ग्रुप जो है ये खमीर का। जितना भी ब्रेड टोस्ट इंडस्ट्रीज हमारा जो है ब्रेड ब्रेड का, बेकरी का, ये सारा इंडस्ट्री जो है वो खमीर बेस्ड है। आपने देखा होगा लोग छोले भटूरे खाते हैं, जलेबी एक प्रसिद्ध भारत की राष्ट्रीय मिठाई है, वो भी खाते हैं। तो उसको थोड़ी देर भिगा के रखते हैं जब 2-4 घंटे के लिए, तो वो खमीर उफान देता है, उठता है। तो उससे क्या होता है कि वो अच्छा बनता है और अच्छी क्रिस्पी तरीके से बनता है। तो ध्यान रखना है खमीर में मेन जो कंपाउंड है वो क्या है, किससे रिलेटेड है? कवक से संबंधित। एक यहाँ प्रश्न और पूछता है कि ब्रेड एवं बेकरी इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा ब्रेड एवं बेकरी इंडस्ट्री मतलब बेकरी जैसे आपने देखे होंगे टोस्ट वगैरह की इंडस्ट्री किस राज्य में सर्वाधिक है? गली गली मोहल्ले मोहल्ले में टोस्ट और बेकरी होती है, तो जम्मू कश्मीर जाएगा आंसर हमारा। वहाँ बच्चा सुबह उठ के जो है सबसे पहले ये ब्रेड पाव वगैरह यही मांगता है। तो ब्रेड और टोस्ट इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा बिजनेस जो है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला, ये अगला प्रश्न देखते हैं। मशरूम। मशरूम क्या है? आपने देखा होगा कुकुरमुत्ता जनरली इसको हम लोग कहते हैं। मशरूम खाया भी जाता है, और मशरूम वैसे देखा जाए तो गांव देहात में देखे होंगे आपने, जहाँ पे भैंस गाय का जो फीकल मैटर, जो गोबर डाला जाता है, डंग डाला जाता है, वहां पर कभी कभी बरसात के समय ये उगाते हैं। तो यहाँ पूछेगा कि ये मशरूम क्या है, तो मशरूम जो है ये कवक श्रेणी में जाएगा। दैट इज, ये हम लोग इसको फंजाई ही कहते हैं। और इसके अध्ययन को हम लोग जो हैं वो माइकोलॉजी कहते हैं। क्या बोल लेंगे? माइकोलॉजी। आपसे कहेगा कि कवक का अध्ययन क्या, तो माइकोलॉजी जाएगा। यहाँ ध्यान रखना, एक्चुअली इनको फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, तो ध्यान रखना है इसको। अगला देखेंगे, कपास का प्रमुख घटक। कपास काली मिट्टी का प्रमुख फसल है, ये ध्यान रखना है। कपास जो है कपासी मिट्टी की बात करेगा तो काली मिट्टी की। अब पूछ रहा है कि कपास जो है, जैसे ये सीड है, इससे ये कपास के रेशे निकल रहे हैं, तो ये जो है ये है क्या? तो ध्यान रखना है यहाँ पर, तो ये सेलुलोज होता है, यहाँ ध्यान रखना है। तो कपास जो है महाराष्ट्र गुजरात में होता है हमारा, तो कपास की बात करेगा सेलुलोज थे। अब आपने देखा होगा एक क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, कॉटन कहते हैं इसको, बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन जो है कपास की एक जीएमओ क्रॉप है। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक परिवर्तित फसल। ये आजकल पूछ रहा है कि हमारे फसल में कीड़ा न लगे, तो वैज्ञानिकों ने इस फसल को तैयार कर लिया है, ये ध्यान रखना है हमें। तो इस तरीके से बात करना है। यहाँ क्वेश्चन पूछागा कपास क्या है, तो कपास जो है वो किसका फाइबर होते हैं? सेलुलोज के फाइबर होते हैं। और सेलुलोज जो है एक पॉलीसैकेराइड है, यहाँ ध्यान रखना है। सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसैकेराइड का टाइप है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। लाइकेन मिश्रित जीव। देखिए लाइकेन जो है आपने सुने होंगे, ये SO2 जो गैस होती है पर्यावरण में, इसके सूचक होते हैं। लाइकेन जो है वो पर्यावरण में SO2 गैस के सूचक होते हैं। कैसे सूचक होते हैं? प्राकृतिक सूचना देते हैं, जैसे पर्वतीय इलाकों में कहीं पर बहुत ज्यादा वाहनों से प्रदूषण उत्पन्न हो गया हो, SO2 गैस उत्पन्न हुई हो, तो लाइकेन मिश्रित जीव बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ध्यान रखना है। तो इसका आंसर जो जाएगा इसमें कवक होता है, शैवाल, इन दोनों के बीच की कड़ी होते हैं। और इन दोनों के बीच जो है वो ये सहजीवी संबंध रखते हैं। दोनों के बीच संबंध कैसा है? सहजीवी संबंध होता है, दैट इज सिम्बायोसिस, ध्यान रखना है।
और देखिए इन दोनों में संबंध क्या है, ये शैवाल जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाते हैं जो इनको उपलब्ध कराते हैं कवक को, और कवक जो होते हैं वो शैवालों को घर उपलब्ध कराते हैं। ध्यान रखना है, दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो दोनों के संबंध को हम क्या कहेंगे, दैट इज सिम्बायोसिस, सहजीवी संबंध। तो यहां पूछेगा लाइकेन मिश्रित जीव है, लाइकेन किसके बीच की कड़ी है, तो लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होते हैं। दैट्स ऑल। अगले आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर, देखिए लाइकेन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन पूछा है, एक नग्न चट्टान पर एक पारिस्थितिकी अनुक्रम, मतलब यहां कह रहा है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में लाइकेन जो है वो प्रारंभ करने में सक्षम है। तो यहां पूछ रहा है किसके, उसी का आंसर जो पहले दिया था उसी टाइप का आंसर है। तो वास्तव में ये सहजीवी साचर्य किसके हैं, तो जो पहले वाला आंसर है वही चला जाएगा कि ये इनके बीच की कड़ी होते हैं, तो शैवाल और कवक के। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अफीम सुना होगा आपने, अफीम जो है एक नारकोटिक मादक पदार्थ होता है, लोग नशे में इसका बहुत यूज करते हैं, बहुत सारा मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी है, लोग दवाइयों में इसका प्रयोग करते हैं और इंटरनेशनल इसकी बहुत ज़्यादा तस्करी होती है, सुना होगा आपने। जैसे भारत में नारकोटिक्स मादक पदार्थों से ग्रसित काफी रहा था, राज्य है अपना एक पंजाब, देखा होगा सरकारें बदल गई पंजाब की, और एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब उसी के ऊपर। तो ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान में अफीम होती है, तो अफगानिस्तान, अफगान से ही अफीम, ये मान लीजिए आप। तो विश्व में सर्वाधिक अफीम उत्पादक देश पूछा जाए तो अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से अफीम आती है, हर जगह वहीं से सप्लाई होती है। ध्यान रखना है, वैसे तो अफीम की खेती के लिए लाइसेंस लेना होता है, परमिशन चाहिए हमें गवर्नमेंट की, लेकिन ध्यान रखना है अफगानिस्तान में काफी खेती इसकी होती है। तो अफीम प्राप्त किया जाता है, क्वेश्चन हमारा अब ये बनना है कि अफीम किससे प्राप्त करते हैं, तो डेट इज नार्कोटिक मादक पदार्थ है। तो ये है बिना पके फल के लेटेक्स से। लेटेक्स एक तरीके का क्षार होता है, और क्षार का मतलब होता है दूध। जैसे आपने आक का पेड़ देखा होगा, रबर प्लांट देखा होगा, आक का पेड़, जैसे आक के पेड़ से यदि पत्ती तोड़ी जाए तो उसमें से दूध का रिसाव होता है, मिल्क टाइप का निकलता है, तो वही लेटेक्स होता है। तो कच्चे बिना पका जो बिना फल के, जो बिना फल पका जो होता है, यहाँ पका होगा, बिना पका फल के लेटेक्स से ये प्राप्त होता है, तो अफीम ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये ध्यान रखना है। अगला है प्रकृति की किडनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकृति की सफाई कौन करते हैं, प्रकृति की किडनी कौन है। तो आपने सुना होगा कि ईरान के रामासर शहर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें आर्द्रभूमि क्षेत्रों की पहचान की गई थी, ईरान का रामासर शहर। तो यहाँ आर्द्रभूमि वेटलैंड एरिया है, भारत में कई सारे वेटलैंड एरिया आप डेवलप किए जा चुके हैं, मोर देन 50 वेटलैंड एरिया का निर्माण हमारे यहाँ इंडिकेट हुआ है। और वेटलैंड एरिया पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विपरीत परिस्थितियों में प्रकृति की बड़ी रक्षा करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो पूछेगा प्रकृति की किडनी कौन, तो प्रकृति की किडनी कौन है, आर्द्रभूमि क्षेत्र या नमभूमि क्षेत्र या वेटलैंड एरिया, ये ध्यान रखना है। और यही पूछा जाए कि विश्व के फेफड़े कौन, विश्व के फेफड़े कौन, तो आंसर हमारा जाएगा अमेजन के वन, अमेजन नदी के वन जो हैं हमारे, अमेजन के आसपास के जो जंगल हैं वो विश्व के फेफड़े कौन है, ये ध्यान रखना है हमें। तो इस तरीके से तो इसका आंसर जो होगा वो क्या जाएगा, आर्द्रभूमि क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। झील का वह क्षेत्र जहां सर्वाधिक प्रकाश पहुंचता है। देखिए ये झील है, इस झील के हमारे क्षेत्र हैं, जैसे यहां बात करेगा ये है, तो ये किनारे वाला जो क्षेत्र होता है तो लिटोरल होता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रोफंडल नीचे वाला क्षेत्र होता है, और ये वाला जो क्षेत्र होता है ये लिमिनेटिक क्षेत्र होता है, जहां झील सर्वाधिक प्रकाश जो है वो ग्रहण करती है, ये ध्यान रखना है। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा इसका आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा। तो झील का वह क्षेत्र जहां सर्वाधिक प्रकाश पहुंचता है, क्योंकि यहाँ सीधा प्रकाश पड़ता है, 90 डिग्री पर पहुंचता है, समकोण बनाता है, तो वो क्षेत्र हमारा जो होगा लिमिनेटिक। और एक बात बता दें, अगर आपसे पूछा झील सर्वाधिक प्रकाश कहाँ ग्रहण करती है, तो आपको ध्यान होगा मैंने बताया है कि झील का जो अध्ययन है, झील का जो अध्ययन शास्त्र है, उसको हम लोग लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्नोलॉजी। तो ध्यान रखना है, तो लिम्नो से ही बना है, तो तुरंत कर देंगे, झील का वह क्षेत्र जो सर्वाधिक प्रकाश ग्रहण करता है वो क्या होगा, लिम्नोटिक क्षेत्र। और अंधेरे वाला यदि क्षेत्र पूछा जाए, या अंधेरा ये होता है, तो प्रोफंडल होगा, इसमें अंधेरा होता है, तली में ही अंधेरा होगा, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से प्रश्न हमारा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इकोसिस्टम हो सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि इकोसिस्टम कैसा हो सकता है, स्थायी का स्थायी, ये ध्यान रखना है। तो मैंने बताया था कि सबसे स्थायी इकोसिस्टम जो है वो महासागर होते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो तो यही हो गई कि इकोसिस्टम स्थायी होते हैं तो महासागर हैं। दूसरा मैंने बताया था कि सबसे छोटा इकोसिस्टम जो है, सबसे छोटा इकोसिस्टम जिसको हम लोग नैनो इकोसिस्टम कहते हैं, वो जल की एक बूंद है। ध्यान होगा, ये जल की एक बूंद है, ये छोटा इकोसिस्टम है। अगर ज़्यादा तेज धूप पड़े तो जल की बूंद जो है, ये जल की बूंद जिसमें वायरस बैक्टीरिया भी हैं और जल भी है, ये भी एक इकोसिस्टम, नैनो इकोसिस्टम बना रहा है, सूक्ष्मतम इकोसिस्टम बना रहा है।
तो जरा सी तेज धूप बढ़ने पर ये उड़ जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। तो इकोसिस्टम स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? बोथ जाएगा। इकोसिस्टम अस्थायी स्थायी दोनों प्रकार का होता है। जैसे सबसे बड़ा इकोसिस्टम स्थायी कौन है? महासागर। और सबसे छोटा नैनो इकोसिस्टम कौन है? तो नैनो इकोसिस्टम जो है वो कौन है? जल की बूंद है, ये ध्यान रखना है। तो यहां से बात करेंगे हम, तो जल की बूंद जो है ये नैनो इकोसिस्टम है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए, निम्न में से अपमार्जक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक जगह अपघटक पूछेगा, एक जगह अपमार्जक पूछेगा। पहले भी क्लास में मैंने बताया हुआ है कि अपमार्जक वो होते हैं जो मरे हुए पदार्थों को 24 से 48 घंटे में उस प्रकृति से दूर कर दें और दुर्गंध को दूर कर दें, दैट इज इसके बेंजर, ये ध्यान रखना है। और अपघटक वो होते हैं जो मरे हुए पदार्थों को धीरे धीरे डिग्रेड करें, मतलब जो है उससे वियोजित करें, धीरे धीरे नष्ट करें। तो उसमें 10 दिन 15-20 दिन का टाइम लग सकता है, तो वो बदबू देंगे, ये ध्यान रखना है। तो अपघटक वो सूक्ष्म जीव होंगे जो धीरे धीरे नष्ट करेंगे। अपमार्जक वो जो खा के 24-48 घंटे में उसे खत्म कर देंगे। तो मरे हुए जीवों को खाने वाले इनमें से देखिए कौन है? तो सिंपल सा आंसर है हमारा, गिद्ध ही खाएगा। तो अपमार्जक कौन हो जाएगा? गिद्ध हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके बेंजर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। दूध दही का उपयोग करने वाले, यहां ध्यान रखना है कि जो लोग दूध दही को खाते हैं, दूध दही का उपयोग करने वाले होते हैं, वो कौन होते हैं? तो देखिए, आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे जो हैं वो उत्पादक होते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक। और पेड़ पौधों को खाने वाले कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले कौन होते हैं? ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। तो देखिए, ये प्रोड्यूसर हैं तो T1 है, ये T2 है, और ये कौन है? T3 है। अब यहां बात आ रही है कि दूध दही का उपयोग करने वाले कौन होते हैं। तो देखिए, अगर हम इनको प्राथमिक में लेंगे तो दूध दही कोई उत्पादकों से मिल नहीं रहा। अब यहां ध्यान रखना है, दूध दही में बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया को खाएंगे तो हम लोग किस में चले जाएंगे? द्वितीयक में चले जाएंगे। तो मनुष्य जो दूध दही का सेवन करते हैं वो कौन होंगे? द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण होंगे, ध्यान रखना है। क्योंकि हम लोग यहां पर क्या खा रहे हैं? लैक्टोबैसिलस, दूध में पाए जाना जो बैक्टीरिया होता है वो ले रहे हैं। तो कौन होंगे हम लोग? द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण होंगे। जो भी दूध दही का सेवन करते हैं वो किस में जाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा गौर करके इसको देखेंगे, डायरी पर नोट कर लेंगे। कई बार एग्जाम में आया है और हम लोग गलती कर जाते हैं, हम लोग यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता कर जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो दूध दही का सेवन करने वाले जो हैं वो कौन है? द्वितीयक उपभोक्ता। देखिए, शीर्ष इसलिए नहीं होगा कि शेर कभी दूध नहीं पीता, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? दही नहीं खाएगा, वो मांसाहारी जीव है। तो प्रश्न को देखते हुए हम लोग बात करेंगे। तो द्वितीयक उपभोक्ता। अगला देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, इकोसिस्टम के आधारभूत कार्य क्या हैं? आधारभूत को हम लोग फंडामेंटल की बात करेंगे। तो इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह होता है, इकोसिस्टम में खनिजों का चक्र होता है, क्योंकि जैविक अजैविक घटकों के बीच ही ये चक्र चलता है। जब जो है जैविक घटक मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी पौधों को फिर दोबारा से वो पोषण तत्व देती है। तो इसका जो आंसर होगा वो दोनों जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो इकोसिस्टम के आधारभूत कार्य क्या है? ऊर्जा का प्रवाह और खनिज चक्र। तो आंसर क्या जाएगा? दोनों जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इकोसिस्टम में कौन से पिरामिड सीधे खड़े होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है कि इकोसिस्टम में कौन से पिरामिड, तो आंख बंद करके आंसर जाएगा कि इकोसिस्टम में जो ऊर्जा के पिरामिड होते हैं, ये पिरामिड मैंने बना दिए, ऊर्जा के पिरामिड। और पिरामिड मिस्र देश में राजाओं के लिए बनाए जाते थे, लेकिन यहां पिरामिडिकल शेप की बात करेंगे, पिरामिड इस तरीके से बनेगा हमारा। तो यहां ध्यान रखना है। तो T1, T2, T3, T4, तो ऊर्जा ज्यादा से कम की ओर चलती है, ध्यान रखना है। तो इस तरीके से बात करेगा तो बता देंगे हम लोग कि क्या कहना चाह रहा है। तो इकोसिस्टम में हमारे ऊर्जा के पिरामिड सीधे खड़े होते हैं, और ऊर्जा के आधार पर करेगा तो आंसर हमारा क्या जाएगा? ये ऊर्जा के आधार पर। एक बात और यहां पर आएगी कि पिरामिड जो शब्द है, पिरामिड सबसे पहली तो बात है, पिरामिड आया कहां से? तो मिस्र में जो राजा हुआ करते थे, राजशाही परिवार होते थे, उनकी बॉडी को कीमियागिरी करके, उनके केमिकल पर लपेट के, और वो लोग वहां दफन कर देते थे। उसके ऊपर कोई मॉन्यूमेंट, जैसे अपने यहाँ लोग बनवा देते हैं समाधि, उस तरीके से बनवा देते थे। अब इकोसिस्टम में पिरामिड शब्द किसने दिया? तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इकोसिस्टम में पिरामिड शब्द जो है वो चार्ल्स एल्टन ने दिया था, यह ध्यान रखना है। पिरामिड शब्द इकोसिस्टम में किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने, यह ध्यान रखना है। चार्ल्स एल्टन जो था, इसने इकोसिस्टम के बारे में कहा था, इकोसिस्टम में पिरामिड के बारे में कहा था। तो कौन से पिरामिड सीधे खड़े होते हैं? तो ऊर्जा के आधार पर पिरामिड सीधे खड़े होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वथनांक माने बॉइलिंग पॉइंट होता है। देखिए, सामान्यतः आपने देखा होगा कि यहां पूछ रहा है जल का क्वथनांक क्या होगा। तो आपने देखा होगा, आपसे यहां क्वेश्चन करेगा क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, इतने पर जल हमारा जो है वो उबल जाता है। अब हम बात करें कि यहां पर बात करें कि आपसे क्या कहना चाह रहा है ये, तो यहां ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है
कि अगर हम बात करें यहां 273 के, ठीक है ना, इसका मान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें 0 डिग्री सेल्सियस के बारे में कह रहा है कि हमसे क्या पूछना चाह रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस में हम इसको जोड़ देंगे, तभी हमारा सेल्सियस निकल के आएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, अब हमें के में मान दिया है तो 100 हमने ऐड कर दिए, तो यहाँ आंसर हमारा जो होगा वो क्या चला जाएगा, 373 के। ये ध्यान रखना है क्योंकि 100 डिग्री पर हमारा जल जो है वो क्वथनांक होने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट होने लगता है। तो प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, 373 के। अगर यही पूछे परम शून्य ताप क्या होता है, तो ध्यान रखना है परम शून्य ताप बराबर 0 के और बराबर इसको कहेंगे -273 डिग्री सेल्सियस। अब देख लीजिए यहां से, देखिए तो ये वैल्यू इसके बराबर है, अब हमने 0 के तो इसके बराबर है, तो ध्यान रखना है। तो इससे बराबर बात करेंगे तो इसमें हमने 100 और ऐड कर दिए तो इतना आ गया। इस तरीके से प्रश्न आएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, कैसे पहुंचता है सबको पता है, 8 मिनट, कहीं 16 सेकंड मिलेगा, कहीं 18 सेकंड मिलेगा। तो सूर्य का प्रकाश निर्वात में भी चलता है और सूर्य का प्रकाश फोटोन के बंडल्स के रूप में चलता है। ऊर्जा का समीकरण एक आपने सुना होगा जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, E = mc²। ये ध्यान रखना है, यह प्रकाश में मॉस भी होता है, चाल भी होती है और एक ऊर्जा भी होती है। तो विकिरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, ध्यान रखने वाली बात है। अगला देखेंगे अल्बिडो प्रभाव क्या है। सबसे पहले तो समझने वाली बात होती है कि अल्बिडो है क्या। देखिए ये जैसे सन है और सन से क्या है, जैसे पृथ्वी पर ये कुछ स्थलाकृतियां हैं, जैसे मैं ये बना रहा हूं, इस तरीके से बात करेगा। यहाँ कुछ जंगल भी हैं, यहाँ कुछ वन भी हैं, इसमें जल भी भरा हुआ है, ये पर्वत भी है और पर्वत पर ये जो है ये बर्फ भी है और ये सिंपल सा रेगिस्तान भी है, यहाँ पर ये रेगिस्तान के टीले भी हैं। अब सूर्य का प्रकाश जो है, हम लोग अल्बिडो प्रभाव उसे कहते हैं कि प्रकाश पड़ने के बाद उसके लौटने की, परावर्तन की दर सर्वाधिक कहाँ होगी। तो आपको ध्यान होगा जितनी चिकनी सतह होगी, चमकदार सतह होगी, जैसे शीशा हम दिखाते हैं तो शीशा ज्यादा चमकता है क्योंकि लाइट पड़ने के बाद वापस जाती है, ये ध्यान रखना है। तो अल्बिडो प्रभाव का मतलब होता है कि सूर्य की लाइट पृथ्वी के स्थल पर पड़ी और वापस कितनी जा रही है। तो जहां मैक्सिमम वापस जाने की परसेंटेज होगी तो वही अल्बिडो प्रभाव होगी। तो यहां प्रश्न के अनुसार देख रहा है यहां पर किसका होगा, तो देखिए पर्वतों पर जो बर्फ है, ये जो बर्फ है पर्वतों पर, तो बर्फ का सर्वाधिक होगा दिए गए आंसर के अनुसार, ये ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक अल्बिडो प्रभाव किसका होगा, बर्फ का। मतलब सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी पर गिरने के बाद लौटने की जो दर होती है उसको हम अल्बिडो प्रभाव कहते हैं, अल्बिडो इफेक्ट कहते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, बर्फ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो जीव व्यापक परास चरम के तापमान को सहन कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो जीव ज्यादा तापमान को सहन करेंगे, ये ध्यान रखना है। देखिए दो ही क्वेश्चन है, थर्मल जो है शब्द ये ताप से संबंधित है, ठीक है ना, और हेलाइन जो शब्द है ये लवणता से संबंधित है। तो जीव लवणता सैलिनिटी में भी पाए जाते हैं। तो देख लिए दोनों ही तरीके से बताई दे रहा हूं मैं यहां। व्यापक परास के तापक्रम को सहन, व्यापक का मतलब अधिक ताप को जो सहन करेगा, हमेशा यूरी होगा, ये ध्यान रखना है। यूरी यदि शब्द पूछे आपको, शब्द क्या पूछे, यूरी थर्मल, ये ध्यान रखना है। तो यूरी थर्मल का मतलब होता है कि टेम्परेचर अधिक को सहन करेगा, और स्टीनो होगा तो ताप कम होगा, ठीक है ना। तो प्रश्न के अनुसार हमारा जो आंसर होगा वो क्या जाएगा, यूरी थर्मल, अधिक व्यापक परास पूछा है। ऐसे ही यूरी हेलाइन, तो ये ज्यादा लवणीय जीव होंगे, ज्यादा लवणता को जो सहन कर लेंगे। दूसरा है स्टीनो हेलाइन, कम लवणता को सहन कर लेंगे, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से है। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग बात करेंगे यूरी और स्टीनो, दो ही में प्रश्न करेगा। तो अधिक ताप को सहन करने वाले जो जीव होंगे वो सभी क्या होंगे, यूरी थर्मल होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, तुंगता बीमारी, जो लोग पर्वतों पर जाते हैं, पर्यटकों के रूप में घूमने के लिए जाते हैं टूरिस्ट, तो उन्हें देखा होगा सांस फूलने लगती है, अजीब सी आवाज कानों से होती है, सीटी सी बजने लगती है। वो ऐसा होता है एयर प्रेशर के कारण, जो वायुमंडलीय दाब होता है उसके कारण। तो ये तुंगता बीमारी जो होती है, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई है, जब हम ऊंचाई की ओर चलते हैं, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई से मतलब है। तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है क्योंकि शुरुआत में वो वहाँ के एटमॉस्फेयर में अडप्ट नहीं हो पाते। दूसरा देखिए, इनको अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्रों के जो लोग होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन, आरबीसी ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उन लोगों में आरबीसी की मात्रा ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए अडप्ट हो जाती है, अनुकूलित हो जाती है, ध्यान रखना है। इसलिए उनकी देखा होगा कि जो फेस होता है, फेस के आसपास लालिमासी होती है, आंखों के आसपास, आई फोल्डेड के आसपास।
तो चेहरा जो होता है वो लालिमा युक्त होता है, बिकॉज ऑफ उनमें हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, आरबीसी का निर्माण ज्यादा होता है, क्योंकि वहां ज्यादा उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और पहाड़ों पर ऑक्सीजन कम होती है। तो हाई एल्टीट्यूड बीमारी जो है वो कहाँ की है? पर्वतीय क्षेत्रों की है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मिट्टी के कणों के आधार पर सबसे सूक्ष्म कण, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे सूक्ष्म कण, तो सूक्ष्मतम किले होता है जिसको हम लोग चिकनी मिट्टी कहते हैं। किले को क्या कह देंगे? चिकनी मिट्टी, ये ध्यान रखना है। तो सबसे छोटा महीन से महीनतम सॉइल का जो कण होगा वो क्या होगा? किले होगा। और किले के ऊपर चलेंगे तो क्या होगा? सिल्ट होगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसका सीक्वेंस बताए दे रहा हूं, छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं तो सबसे छोटा क्या है? किले है। और किले से आगे चलेंगे तो क्या होगा? सिल्ट। सिल्ट को हम लोग जनरली जो है वो गाद कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे गली मोहल्ले में जो नालियां होती हैं, स्वीपर जब साफ करने आता है तो तली में से कुछ कीचड़ उखाड़ उठा के रख देता है किनारे से, तो उसको हम लोग कहेंगे, उसको हम सिल्ट कहते हैं। और जनरली हम लोग उसको सिल्ट कहते हैं क्योंकि वो किले से थोड़ी सी मोटी होती है। और सिल्ट के बाद फाइन सैंड आएगा। सिल्ट के बाद क्या आएगा? फाइन सैंड आएगा, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से बात करेंगे सॉरी। तो फाइन सैंड, तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया कि हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये पहले भी मैंने डिस्कस कराया हुआ है कि मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया। देखिए यहां एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मिट्टी के अध्ययन को पीडोलॉजी कहते हैं और जो भी निर्माण होगा उसे हम लोग जेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए जेनेसिस का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? निर्माण से हमारा होगा। तो निर्माण में हम लोग अब इसमें पीडो जोड़ दो। क्या जोड़ दीजिए? पीडो जोड़ दीजिए। तो क्या बन गया? पीडोजेनेसिस। छांट लीजिए आप लोग, तो आंसर क्या चला जाएगा? पीडोजेनेसिस। ऐसे ही मैं जेनेसिस में यदि ग्लूको जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? ग्लूको, प्लस क्या आ गया? जेनेसिस। तो ग्लूकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का निर्माण। तो जेनेसिस माने निर्माण। और अगर कहीं पूछता है लाइसिस, आपसे प्रश्न पूछता है लाइसिस, तो लाइसिस का मतलब होता है टूटना। लाइसिस का मतलब क्या होगा? टूटना या विखंडित होना। जैसे मैं कहूं यहीं पर, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है साइंस का, हाइड्रोलाइसिस। क्या लिखा मैंने? हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रो माने वाटर, लाइसिस माने टूटना, पानी का टूटना, तो हाइड्रोलाइसिस। ये ध्यान रखना है हमें, जो फोटोसिंथेसिस में होती है। तो यहां मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? पीडोजेनेसिस के नाम से हम लोग जानेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न, निम्न में से फसल उत्पादन के लिए श्रेष्ठ मृदा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि उत्तम मृदा, आदर्श मृदा फसल उत्पादन के लिए। देखिए पहले मैं और चीजें बताई दे रहा हूं। भारत में यदि प्रश्न ये पूछा जाए सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है, जिसको हम लोग एलोवियल सॉइल कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? एलोवियल सॉइल। ये नदियों के द्वारा जल जब आया तो जल मिट्टी को लुढ़का कर लाई, इसलिए नाम क्या है? जलोढ़। जितने भी नदी घाटियों के जो मैदान हैं, गंगा का मैदान है, सिंधु का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का है, तो ये सब जलोढ़ मिट्टी लेके आई। और जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, गन्ने के लिए, धान की खेती के लिए, गेहूं के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश में गंगा जमुनी तहजीब हम लोग बोलते हैं, तो वो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान है, तो वो ध्यान रखना है। तो यहाँ से जलोढ़ मिट्टी की बात करेगा। अब प्रश्न दे रहा है कि फसल के उत्पादन के लिए श्रेष्ठ मृदा। तो श्रेष्ठ मृदा जो हमारा ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, उसने जो बताया कि अच्छी मिट्टी कौन है, तो श्रेष्ठ मृदा जो है वो दोमट मृदा है। क्योंकि दोमट मृदा में थोड़ा सा सैंडी पार्ट होता है, ये ध्यान रखना है, बालू वाला पार्ट होता है, तो ये पानी को उतना ही होल्ड करता है जितनी पौधों को जरूरत होती है, ध्यान रखना है। तो यहां से प्रश्न जो होगा, प्रश्न के अनुसार जो जाएगा आंसर, वो क्या जाएगा? दोमट मिट्टी। लेकिन दोमट मिट्टी का ICAR ने अपने जो टाइप्स ऑफ द सॉइल में कहीं वर्णन नहीं है, इसको एक आदर्श मृदा के रूप में माना है। तो प्रश्न के अनुसार जो होगा वो आंसर कौन सा होगा? दोमट। काली मिट्टी जो है, सुना है आपने, मैंने बताया था कपासी मिट्टी, कपास ज्यादा पैदा होता है। अगर ये कहने का मतलब ज्यादा सूख जाए तो स्वतः फट जाती है, तो स्वतः जुताई मिट्टी कहलाती है। और लाल मिट्टी तंबाकू की फसल है, बताया था, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग हो जाता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड होता है तो ये मिट्टी लाल कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो सारी मिट्टियों के बारे में मैं बता रहा हूं यहां पर, लेकिन प्रश्न के अनुसार क्या जाएगा? कौन सी फसल उत्पादन के लिए श्रेष्ठ है? तो क्या जाएगा? दोमट मिट्टी। अगला है, निम्न में से मृदा कार्बनिक पदार्थ का कौन सा क्रम सही है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत ह्यूमस होती है, तो कौन सा क्रम सही है? देखिए तो यहां ध्यान रखने वाली बात है। तो सबसे पहली बात तो होगी कि हम लोग ह्यूमस देखते हैं, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत जो होती है, ये वाली जो परत होती है, ये ह्यूमस होती है, ये ध्यान रखना है। तो ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है? मेन जो पॉइंट है यहां पर वो ह्यूमस के निर्माण की बात है कि ह्यूमस में कार्बन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये जाएगा, लिटर, डफ एंड ह्यूमस। जैसे हमने किसी बगीचे में पेड़ पौधों की जो पत्तियां फॉलिएशन के द्वारा, पर्णपात के द्वारा नीचे गिरी, इकट्ठी हुई, हमने झाड़ू लगा के एक तरफ मिट्टी में डाल दी।
अब वो क्या होंगी, धीरे धीरे अपघटित होना शुरू होंगी। तो जब हमने पेड़ पौधों की पत्तियों को झाड़ू लगा के एक जगह इकट्ठा करके मिट्टी के ऊपर कहीं डाल दिया, तो उसकी जो पहली अवस्था है वो कहते हैं लिटर। आपने देखा होगा जितने भी मॉल्स वगैरह होते हैं, जो बड़े अच्छे सिविलाइज्ड प्लेस होते हैं, वहां लिखा भी रहता है नो लिटर यूज्ड, यहाँ किसी कूड़े करकट का प्रयोग ना करें, मतलब कोई कूड़ा करकट ना डालें। तो लिटर जो होती है वो पहली अवस्था होती है। इसके बाद लिटर जो है वो विघटित होना शुरू होती है, तो दूसरी अवस्था होती है, इसको हम लोग डफ कहते हैं। और डफ जब पूर्ण विघटित हो जाए तो किसमें बदल जाएगी, ह्यूमस में बदल जाएगी। और ह्यूमस जो होता है इसको हिंदी में हम लोग जीवांश कहते हैं, और ये मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है जो कार्बनिक होती है। और कभी कभी ये कहने का मतलब ये है ज्यादा ह्यूमस है तो मिट्टी का कलर भी बताती है, रंग भी बताती है। तो बताना है हमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो ये आंसर हमारा जो होगा वो लिटर, डफ एंड ह्यूमस के आधार पर जाएगा। अगला प्रश्न है, पादपों की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है। पादप जो होते हैं हमारे पौधे, उनके लिए सबसे पहले तो पादपों की खेती के लिए अम्लीय मृदा चाहिए। अब हमें देखना है कि 0 से 7 और 7 से 14, तो 7 से 14 सभी क्षार और 0 से 7 सभी अम्ल। तो यहां हमें वो छांटना है। देखिए इसमें सभी वही आंसर दिए हुए हैं एक को छोड़कर। तो पादपों के लिए सबसे श्रेष्ठ मृदा जो है वो ये मानी गई है। पीएच हमारी कितनी होनी चाहिए, 5.5 से 6.5 अम्लीय मृदा होती है, ये श्रेष्ठ मानी जाती है पादपों के लिए। आपने सुना होगा जितनी भी बंजर भूमि जो होती है, जितने भी बंजर हमारे जो हैं वो सारी अनफर्टाइल लैंड होती है, और बंजर भूमि एल्कलाइन क्षारीय होती है, जिप्सम डाल के उसे फर्टाइल बनाया जाता है। तो प्रश्न के अनुसार पूछा है कि पादप के लिए उपयुक्त मृदा की पीएच होनी चाहिए, एक आदर्श पीएच वो ये होनी चाहिए। कभी कभी आपसे ये भी दे देगा आंसर में, तो हमें ध्यान रखना है 7 से नीचे रखना है। 7 पीएच जो है ये न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है, तो इसके नीचे लेके चलना है। तो पादपों के लिए जो है ये उत्तम मृदा मानी गई है, ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। हमारा यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू। इसके बाद अगले क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।